बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल किस तेज़ी से ख़राब हो रही है, इसके लिए आपको ज़रा कुछ नंबर्स बताते हैं और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से जो मरकज़ी जो सेंटर है यानी कि NCOC, उसके सरबराह असद उमर साहब वो क्या कहते हैं, वो क्या समझते हैं पाकिस्तान में कोरोना की प्रॉब्लम कहाँ खड़ी है और कहाँ जा सकती है। देखिए, अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में लगभग कोरोना के जो कुल मरीज़ों की तादाद है वो है 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख आदमी इस वक्त ऑफिशियली पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर है। सिर्फ ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियल नंबर यकीनन इससे बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 6 लाख से ज़्यादा मरीज़ थे। तो जनाब, कुल केसेस हैं 1.5 लाख। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 4,500, मैं राउंड ऑफ नंबर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4,500 नए मरीज आए पाकिस्तान में कोरोना से। पाकिस्तान में अमवात अब तकरीबन 3,000 के करीब होने लगी हैं। 2,839 अमवात हैं पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से, और पहले दिन से लेकर आज तक रोज़ाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कल अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक और नया रिकॉर्ड बना जब 24 घंटों में सबसे ज़्यादा यानी कि 111 अमवात हुई। ये अंदाज़ा आप समझ लीजिए कि हर 15 मिनट में पाकिस्तान में एक आदमी मर रहा है इस वक्त कोरोना से, ऑफिशियल नंबर्स के तहत, नॉट अनऑफिशियल, जो कि इससे बहुत ज़्यादा होगा। अभी सूरत हाल है कि मुल्क के 20 शहरों में कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट्स की निशानदेही हो गई कि कहां पर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है। हम प्रोग्राम के आखिरी से आपको बताएंगे भी कि कल से या इस प्रोग्राम के अख्ताम के बाद रात 12 बजे के बाद से किन किन शहरों में किस किस अंदाज का लॉकडाउन नाफिज होने जा रहा है, आपको आखिरी सेगमेंट बताएंगे। अब पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ था 26 फरवरी को, ठीक है। तो आप आइए 26 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि पहला महीना देख लीजिए मार्च तक का। पाकिस्तान में पहले महीने में यानी कि 31 मार्च तक कोरोना के मरीज थे तकरीबन 2,000, और कोरोना से मरने वालों की तादाद कितनी थी? 26। ये था पहला महीना। 2,000 मरीज, 26 अमवात। दूसरे महीने पर आइए यानी कि अप्रैल के महीने में, अब ये तादाद मरीजों की जो 2,000 थी पिछले एक महीने में, ये इस महीने में बढ़ के मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं हो गई, 4,000 नहीं हो गई, मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं हो गई, 6,000 नहीं हो गई, मल्टीप्लाई बाय 4 8,000 नहीं हो गई, मल्टीप्लाई बाय 5 10,000 नहीं हो गई, 6 12,000 नहीं हो गई, 7 14,000 नहीं हो गई, मल्टीप्लाई बाय 8 हो गई सीधी। पिछले पहले एक महीने में 2,000 मरीज, दूसरे एक मरीजों में तादाद हो गई, एक महीने में तादाद हो गई 16,000, 8 गुना ज्यादा तादाद हो गई एक महीने में। और अमवात जो 26 थी वो डबल होके 50 नहीं हो गई, वो 4 गुना होके 100 भी नहीं हो गई, वो हो गई तकरीबन 400। यानी पहले महीने में 26 अफराद जहां बहक हुए, दूसरे महीने में 385 अमवात हो गए। अब आइए तीसरे महीने पर यानी कि मई में। अब आप देखिए, अप्रैल के महीने में जो तादाद 16,000 तक पहुंची थी, मई के महीने में ये तादाद बढ़ते बढ़ते 16,000 से 32,000 नहीं हो गई, बल्कि 16,000 से बढ़ के 70,000 हो गई सीधी। और मरने वालों की तादाद जो 385 थी यानी कि तकरीबन 400, ये 500 नहीं, 600 नहीं, 700 नहीं, 800 नहीं, बल्कि तकरीबन 1,500 हो गई। ये था आखिरी महीना यानी कि मई का महीना। अब आइए जून के महीने पर, जिसके अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं। मत भूलिए कि मई का महीना बदतरीन था, जिस पूरे महीने में पहले दिन से लेकर आज तक की तादाद हुई थी 70,000, लेकिन जून के सिर्फ 15 दिनों में 77,000 मजीद मरीज आ गए। यानी कि पहले दिन से लेकर मई के आखिरी दिन तक मरीज थे 70,000, और पहली जून से लेकर 15 जून तक हो गए मजीद 77,000, और अब अमवात हो गई तकरीबन 1,340। यह है पाकिस्तान में कोरोना का तेजी से बढ़ता हुआ फैलाव। सबसे ज्यादा मुतासरा सूबे हैं सिंध और पंजाब। सिंध में कोरोना से तकरीबन 55,580 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। सिंध में तकरीबन 900 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए हैं। पंजाब में तकरीबन 56,000 कोरोना से मुतासर हुए हैं, और पंजाब में तकरीबन 1,100 अफराद कोरोना से जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से तकरीबन 18,000 अफराद मुतासर हुए हैं, तकरीबन 700 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बलूचिस्तान में कोरोना से तकरीबन 8,000 अफराद मुतासर हुए हैं, 85 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस्लामाबाद में तकरीबन 9,000 अफराद मुतासर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 1,100 और आज़ाद कश्मीर में 650 अफराद कोरोना के शिकार हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस हवाले से बहुत ही रेलिवेंट जनाब असद उमर साहब, ताकि हम ये जान सकें कि वो क्या समझते हैं पाकिस्तान में कोरोना की क्या सूरत हाल है और ये मामला कहाँ तक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब वक्त देने का। सर, सबसे पहले तो आपने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान में जून और जुलाई के आखिर तक मुमकिन तौर पर कोरोना के मरीजों की तादाद, टेस्टेड पॉजिटिव की तादाद कितनी हो सकती है, ज़रा उस हवाले से देख लीजिएगा, फिर उस हवाले से आगाज़ करते हैं। जी दिखाइएगा। जितना हम डॉक्टर साहिबान की हिदायत पर अमल करेंगे
उतने ही कोरोना की वबा का फैलाव जो है वो काबू में रहेगा। जून के वस्त में तकरीबन हमारे 1.5 लाख केसेस जो हैं वो कोरोना के टेस्टेड पॉजिटिव केसेस हमारे पास मुल्क के अंदर मौजूद हैं। ये मैं पेशन गोई नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। अब असद उमर साहब, ये कैसे हो सकता है? यानी अभी जब हम बात कर रहे हैं, रफली मैं अगर राउंड ऑफ करके बताऊं तो हम मिड ऑफ जून में खड़े हैं और हमारे पास अभी पेशेंट्स हैं तकरीबन 1.5 लाख। तकरीबन हम 25,000 टेस्ट कर रहे हैं और 5,000 पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आपने कहा कि जून के आखिर तक 3 लाख हो सकते हैं, यानी कि अगर कल से ये तादाद जो पॉजिटिव पेशेंट्स की है वो 5,000 से बढ़कर 10,000 हो जाए, डबल हो जाए, तो ही जून के आखिर तक 3 लाख होंगे। तो ऐसा होने जा रहा है क्या? देखिए नहीं, जैसे मैंने उसके क्लिप में भी जब भी आपने सुनवाया तो मैंने उसमें ये कहा था कि ये मैं पेशेंट गोई नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन जो हैं, जो ये फोरकास्टिंग करते हैं, उनसे जब हम ये काम करवाते हैं तो अगर आप कोई लोग जो हैं वो भी SOP ना फॉलो कर रहे हों, एहतियाती हो रही हो, कोई इंतजामी तौर पर हुकूमत भी काम ना कर रही हो उसकी फैलाव को रोकने के लिए, तो हालात यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये और दूसरी तो उस वक्त ना जब हम इतने ज्यादा टेस्ट करेंगे, आप कह रहे हैं नहीं, मैं जरा सा वही तो वो जरा समझ लेना कि ये मुझसे किसी और ने भी पूछा था कि टेस्ट अगर हम नहीं करें तो इसका मतलब ये नहीं कि फैलाव नहीं हो रहा, तो ये इसी बुनियाद के ऊपर है। और टेस्टिंग कैपेसिटी जो है उसमें हम मुस्तकिल इजाफा भी करते रहे हैं और अभी तक हम तकरीबन 50,000 की रोजाना की कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं। सो हमारी और इसको जो कहा गया है, NIH को जो हिदायत दी गई हैं, इस कैपेसिटी को हमने 1 लाख से भी ऊपर लेके जाना है अगले महीने। तो कैपेसिटी हम साथ साथ बढ़ाते रहेंगे, लेकिन बिलफर्ज अगर कैपेसिटी ना भी हो, हमें तो मर्ज के फैलाव से, वबा के फैलाव से मकसद है ना, तो लोगों को पैगाम ये देने की कोशिश कर रहे थे कि देखें ये आपकी और हुकूमत की शराकत से होना है कि ये जो वबा का फैलाव उस खतरनाक हद तक पहुंच सकता है, उसको कैसे रोका जाए, ये बुनियादी मकसद है। अच्छा, इसका तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हम यानी अगर लोगों ने एहतियात ना की तो पाकिस्तान में कोरोना का ऑफिशियल नहीं, ये नहीं कि जिन मरीजों को कोरोना पॉजिटिव आ चुका है वो नहीं, बल्कि पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद अनऑफिशियली वो जून के आखिर तक 3 लाख और वो जुलाई के आखिर तक 12 लाख तक जा सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ऑफिशियल भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि टेस्टिंग की तादाद अभी आपने जैसे कहा कल 25,000 हुए थे, लेकिन कैपेसिटी हमारी 50,000 तक पहुंच चुकी है। और ये मैंने आपको बताया कि हम इस कैपेसिटी को, जो हमने परसों मीटिंग की थी, उसमें जो टारगेट सेट किया गया है वो 1 लाख से भी ज्यादा तक ले जाने का। यानी हम जुलाई में औसतन पर डे टेस्ट कितने कर रहे होंगे? 1 लाख तक कर रहे होंगे? हम कितने कर रहे होंगे उसका वो इस पर इन्हिसार करेगा कि फैलाव कितना हो रहा है और हमारे पास जो सिम्टोमेटिक केसेस यानी अलामती केसेस कितने आ रहे हैं, तो एक्चुअल तो उससे डिटरमिन होगा। लेकिन जो कैपेसिटी है कि हमारे पास सलाहियत जो है कितने टेस्ट करने की होनी चाहिए, वो जुलाई के महीने में हम 1 लाख से ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो असद अगर आज हमारे पास 50,000 वर्ल्ड करने की कैपेसिटी है और WHO ने भी जो खत लिखा उसमें ये लिखा कि 50,000 तक टेस्ट करने चाहिए पाकिस्तान को रोजाना, तो अगर है भी कैपेसिटी तो क्यों नहीं कर रहे हैं फिर हम टेस्ट? देखिए, उसकी 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो उसका लोग जो हैं जिनको अलामत है, क्या वो उतने लोग अपना टेस्ट करवाने के लिए आ रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो नहीं आना चाहते। और उसकी एक से ज़्यादा वजह, एक तो इतना शुरू में लोगों ने बीमारी के बारे में ऐसा फैलाव, ऐसा तासुर दिया कि लोगों को लगता था कि अच्छा मैं छुपा ही लूं, लोगों को ना बताऊं तो बेहतर है। वो ज़ाहिर बड़ी खतरनाक सोच है, बट ये एक हद तक ये सोच भी उसके अंदर आ गई। दूसरा ये भी मुमकिन है कि कुछ शख्स ऐसे जो हैं वो ना पहुंच सकें उस जगह पर जहां पर उनका टेस्ट होना है। तो एक से ज़्यादा वजह हो सकती है। ये नंबर जो है, जो 25,000 है, ये आज से 2 दिन पहले 30,000 भी था, तो वो और वो बढ़ता रहा है। आपको पता है कि हम एक वक्त में जहां से शुरू हुए थे, हमने 473 टेस्ट हुए थे एक दिन के अंदर, वहां से 473 से 30,000 तक तो हम आ गए हैं। और जाहिर है हम जबरदस्ती पकड़ के लोगों को टेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम सलाहियत जरूर इतनी बिल्ड करना चाहते हैं सिस्टम के अंदर कि अगर खुदा ना खास्ता वबा इतनी ज्यादा फैले, इतने ज्यादा रोजाना मरीज आए, तो उनका टेस्ट हो सके। तो यानी कि ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए यानी आप इस इम्कान को भी रद्द नहीं कर रहे कि अगर बद एहतियाती भी और सारा कुछ हो और हमारे पास लाख टेस्ट पर डे करने की भी कैपेसिटी आ जाएगी, तो जुलाई के महीने में ये भी मुमकिन है कि हम मसलन लाख टेस्ट कर रहे हो इफ रिक्वायर्ड, और उसमें से 30% पॉजिटिव आ रहा हो, यानी कि 30,000 पेशेंट रोजाना आ रहा हो,
तब जाके वो जुलाई के महीने में अलोन 9 लाख हो जाएगा, और अभी जून तक 3 लाख हो चुका हो, तो इसलिए हम जुलाई एंड तक 12 लाख मरीज हो सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको आप रद्द नहीं कर रहे बहरहाल, ऐसे ही है ना? जी, सारा मकसद ही यही था पैगाम देने का कि ये बिल्कुल मुमकिन है। इंशाअल्लाह ताला होगा नहीं, इंशाअल्लाह ताला अवाम भी बेहतर तर्ज अमल का मुजाहरा करेंगे, और हुकूमत जो है वो उन्होंने, आपने देखा होगा SOP कंप्लायंस के ऊपर तो पिछले हफ्ते जरा सा इंतजामी कार्रवाइयाँ काफी बढ़ गई थी, और अब जो है मुकामी तौर के ऊपर जो क्वारंटीन एक्शंस हैं, जो बंदिशें करनी है, वो इस्लामाबाद से शुरू हुई, जरा बड़े पैमाने के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर तो पहले से हो रही थी जब से हम TTQ के सिस्टम पे गए थे, लेकिन सबसे पहले हमने इस्लामाबाद में किया, अब लाहौर के अंदर ऐलान हो गया है। आज तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी से बशमूल सिंध के चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारी बातचीत हुई है, तो अगले आप देखेंगे तकरीबन 48 घंटे के अंदर एक बड़े लेवल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर ये मुकामी टारगेटेड एक्शंस जो हैं, क्वारंटीन एक्शन शुरू हो जाएंगे। सो इंशाल्लाह ताला ये और अवाम का ताउन और बेहतर तर्ज अमल, और ये हम लाख टेस्ट पर डे ये सलाहियत कब तक हासिल कर लेंगे? ये जुलाई के महीने के अंदर हमारे पास लाख से ज्यादा की कैपेसिटी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हुए, ये जो आपने इंपीरियल की एक स्टडी थी कि जिसने बड़ा खौफनाक आदा तो शुमार दिया कि 10 अगस्त पाकिस्तान में कोरोना का पीक का दिन होगा, और उस वक्त तक अगर एहतियात ना की गई, अगर लॉकडाउन में नहीं हुआ, ऐसे ही मामला चलते रहे, तो 80,000 तक लोग मर सकते हैं, और जून 2021 कोरोना का खात्मे का महीना होगा पाकिस्तान में, तब तक 2.1 मिलियन बंदा मर सकता है, जिसको आपने रिस्पॉन्ड भी किया कि भाई ये क्या गोरों की गुलामी और सारा कुछ है। यानी कि ये तो आपने जो रिस्पॉन्ड किया कौमी असेंबली, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे माहिरीन की भी फाइंडिंग्स यही बता रही हैं आपको एज NCOC हेड कि ये जो इंपीरियल की स्टडी है इसमें कोई जान नहीं है, और ये बहुत एग्जैजरेटेड नंबर्स हैं। असद उमर साहब जी बिल्कुल, हमारे जो है मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि किससे हम ये प्रोजेक्शंस करवाते हैं। ये हमारे पास डेटा साइंटिस्ट हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं, हमारे पास जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो मर्ज को समझते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन है। 3 मुख्तलिफ टीम्स हैं, वो करते हैं, और ये हर हफ्ते 10 दिन के बाद अपडेट होता है। अभी तक उन्होंने जितनी मॉडलिंग की है, तो उसमें जो सिम्प्स है वो अभी तक हमेशा उनकी दुरुस्त साबित हुई है। हम जाहिर है बाय डिज़ाइन हम उसको ऐसा रखते हैं कि ज़रा कंजर्वेटिव रखा जाए, यानी अगर 10 लोगों की प्रोजेक्शन आती है तो 8 या 9 तक तो पहुंचे, लेकिन 12 और 13 तक ना पहुंचे, तो थोड़ा सा मार्जिन रख के करते। ठीक है। और अभी तक वो सही साबित हुए हैं, तो उनकी जो प्रोजेक्शंस के मुताबिक ये जो स्टडी की गई, जिसमें कहा गया कि 10 अगस्त को 78,000 लोग मर जाएंगे, उसका अशर अशीर भी इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, उसका अशर अशीर भी नहीं होगा इंशाल्लाह। चले अल्लाह करे, ज़ाहिर है सबकी ख्वाहिश तो ये होगी। और आपने कल कौमी असेंबली के इजलास में सवाल से बड़ी तफसीली बात की, और बाकी ख्वाजा आसिफ साहब की भी आपने तकरीर का जवाब दिया, उसमें आपने टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी बहुत सारी बात की। असद उमर साहब, वो आपने बताया भी कि जनाब हमारा टैक्स कलेक्शन कोविड से पहले तो 17% हायर साइड पे था, लेकिन ये तो बहरहाल फैक्ट है ना कि अपने बहुत बुलंदो बांग दावों के बावजूद भी आप लोग टैक्स कलेक्शन पिछले माली साल में भी, जबकि कोविड का ज़ाहिर नामो निशान में नहीं था, वो भी आप मुस्लिम लीग नून जितनी भी नहीं कर पाए, उससे भी थोड़ी से कम की, जो कि बहरहाल एक फेलियर ही कहेंगे ना उसको, जो कि दावों के बरक्स था। अच्छा, कहा आपने मुझसे ये था कि आप सिर्फ कोविड के ऊपर बात करेंगे, बजट के लिए आपने मुझे कहा नहीं था, तो अगर आप इजाजत दे तो मैं, वरना आपकी मर्जी है। मैंने नोट सामने नहीं रखे हुए। अच्छा। लेकिन क्योंकि वसीम बदामी शरारत से बात आ नहीं सकते। नहीं, ये वो उस तरह का मासूमाना सवाल है जैसे कल आपने असेंबली में मासूमाना सवाल है, उसका मैं जवाब दे देता हूं। देखिए हो क्या था, पाकिस्तान के अंदर 40% से ज्यादा जो है वो टैक्स इकट्ठा किया जाता है इंपोर्ट्स के ऊपर, दरामदात के ऊपर। जिस वक्त मुस्लिम लीग हुकूमत का आखिरी साल था, आपको पता है कि उस साल खतरनाक हद तक हमारा बैरूनी खसारा बढ़ चुका था, और ये मेरे एक्शंस नहीं है, ये मिफ्ताह इस्माइल साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने रुपए की कदर गिरानी शुरू कर दी थी। जो उस वक्त का स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने शरह सूद बढ़ानी शुरू कर दी थी, और ये सबका एक्शंस का ऑब्जेक्टिव यही था कि किसी तरीके से तेजी से इंपोर्ट्स को कम किया जाए। वो उसमें उनको कामयाबी उस वक्त तो नहीं हासिल हो सकी, और हमारा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा $20 अरब का एक साल के अंदर खसारा हो गया, और आखिरी 3 माह जिससे पहले हमारी हुकूमत आई उसमें $2-2 बिलियन का माहाना खसारा हो रहा था, और पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका था। एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर, हमारी LCs के ऊपर डिफॉल्ट हो रहे थे, पेमेंट्स रोकी जा रही थी। इसलिए जब शार्पली हमें उसमें स्लो डाउन करना पड़ा अपने एक्शंस लेके, और उससे इंपोर्ट्स कम की और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। वो जो $20 बिलियन का खसारा था, वो इस साल सिर्फ $3 बिलियन हो गया, लेकिन उसका एक नतीजा पहले साल ये निकला कि आपके टैक्स की रेवेन्यू की ग्रोथ कम हो गई, क्योंकि आपको शार्पली इकोनॉमी को स्लो डाउन करना पड़ा और खुसूसी तौर पे इंपोर्ट्स को स्लो डाउन करना पड़ा। लेकिन इस साल जो है पहले 8 माह के अंदर 17% इजाफा हो रहा था, जब तक कि कोविड नहीं आया था।
ठीक है, चलें अब इसमें बहुत सारा और ज़मीनी सवाल है, लेकिन वो जब आप अलग से टाइम देंगे आपसे हम गुजारिश करेंगे। बजट के हवाले से तो फिर कुछ मासूमाना सवाल हम बजट और इकोनॉमी के हवाले से आपके साथ रखेंगे। इसको फिलहाल इसको कोरोना तक महदूद रखते हैं। अब ये बता दीजिए असद उमर साहब, क्या इज़ इट फेयर, आप ही कुछ अरसे पहले ये बात कह रहे थे और मैंने इस बात की बड़ी तारीफ करते हुए अपने प्रोग्राम में इसको रिपीटेडली कोट किया कि बड़ी ठीक बात की आपने कि भाई ये दो मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, प्री लॉकडाउन या एंटी लॉकडाउन। इसमें अगर कोई ये कहता है कि सब बंद कर दो तो इसका मतलब ये उस पर इल्ज़ाम आप ना दीजिए कि वो तो चाहता ही है कि लोग भूख से मर जाएं, उसको परवाह नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं बंद ना करो, खोले रखो, तो उस पर भी ये इल्ज़ाम देना गलत है कि वो चाहते हैं लोग कोरोना से मर जाएं। अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, हर एक साइड के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन कल आपने इसके बरक्स अपनी कौमी असम्बली की तकरीर में ख्वाजा आसिफ साहब को जवाब देते हुए कहा, जब वो लॉकडाउन की फेवर में बात कर रहे थे, तो आपने कहा जिसका मफहूम यही था कि भाई ख्वाजा आसिफ साहब फिर आप कहें खुल के कि आप चाहते हैं कि लोग भूखे मर जाएं। तो अगर कोई लॉकडाउन का हामी है तो आप उसकी राय से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उसको टैग कर देना है कि तो चाहते हैं कि लोगों को भूख से मार दें, ये ज्यादती नहीं है? पहली बात तो मैंने कहा नहीं था कि भूख से मर जाए। मैंने ये कहा था कि कैमरे की आंख में देख के आप पाकिस्तान के मजदूर को, दिहाड़ीदार को बोलें कि मैं चाहता हूं तुम घर पे बैठो और तुम दिहाड़ी ना कमाओ। ये तो हकीकत है ना। तो घर पे बैठेगा तो असद उमर साहब का मतलब ये है ना कि मुआशी मसाइल से सफर करेगा, और मैंने इसीलिए कहा कि आपके कहने का मफहूम है सफर करेगा। देखें, जब हम कह रहे हैं कि बंदिशें उठाना जरूरी है और उसकी बड़ी तफसीली हम वजूहात बता चुके हैं, और हमने ये भी आपको, अब आपने देखा सारी दुनिया उस तरफ चली गई है, तो उसके साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि जिस वक्त आप बंदिशें उठाएंगे तो उससे वबा के फैलाव के अंदर भी फर्क आता है। ठीक, वो ट्रेड ऑफ है। यही जिंदगी में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं जब ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होता जिसमें कोई भी कीमत ना हो उसमें, और आपने बैलेंस करना होता है। मैं तो उनसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि आप सिर्फ ये बताते हैं ये ना करें, लेकिन हम तो बोलते हैं ना, हम तो आपके सामने बैठ के खड़े होके ये बोलते हैं कि ये बंदिशें हमें कम करने की क्यों मजबूरी है, क्यों ये करना पड़ता है। तो बोलिए तो कम से कम के यार बंदिशें लगाओ। आप तो सिर्फ ये बोलते हैं ये गलत है। वो तो बोल रहे हैं कि बंदिशें लगाओ, लॉकडाउन करो, वो तो कह रहे हैं लॉकडाउन करना चाहिए। नहीं, सुन ले उनकी तकरीर, दोबारा सुन ले। उन्होंने पूरी तकरीर में ये नहीं कहा था। कल की तकरीर में कहा है, लेकिन वरना तो जनरली ऑपोजिशन ने कह रही है ना कि लॉकडाउन करना चाहिए, हमें लॉकडाउन की जरूरत है। जनरली ऑपोजिशन नहीं, मैं ये भी बता दूं, एक बिलावल जरदारी ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। ठीक है ना, उनका मेरा डिफरेंस ओपिनियन है। एक हमारी मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा भी था कि असद साहब जो हैं वो येल की स्टडी को मानते हैं, मैं इंपीरियल की स्टडी को मानता हूँ। वो दोबारा इंपीरियल की स्टडी के आपके सामने आ गए। 78,000 हलाकतें एक दिन के अंदर होंगी। मैं उसमें नहीं यकीन रखता, वो रखते हैं उसके अंदर यकीन। वो तो वाजे मेरी उनसे पॉलिसी पे डिफरेंस ओपिनियन है, लेकिन उनकी वाजे एक मौकफ है। मैं इनको बोला था आप अपना मौकफ तो बता दो यार, आप सिर्फ ये बताते हो कि हम गलत हैं। बताओ तो, आप बोलो कि भाई इस वजह से मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि आपको दिहाड़ी नहीं कमानी चाहिए, आपकी रोजगार आपसे छीन लेनी चाहिए 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के लिए। और ये मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे ये फायदा है। मैं ये बात कर रहा हूं। ये जुमलों के इस्तेमाल में ही सारा काम रहता है ना। ये कहना कि मेरा ये ओपिनियन है कि आपको लॉकडाउन करना चाहिए, और ये कहना कि मेरा ये ओपिनियन है कि आपसे रोजगार छीन लेना चाहिए, इन दोनों अल्फाज में बड़ा ये ऐसे ही कि कोई आपको अपने अल्फाज में बता दें, कहें तो। देखें, बिलावल जरदारी मेरे पार्टी का नहीं है। हाँ। बिलावल जरदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नाकिद है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, लेकिन उसकी पॉलिसी वाज़ेह है। ठीक है, नून की आप कह रहे हैं पॉलिसी नहीं पता क्या है कि हम क्या करें। मैं तो ख्वाजा आसिफ की कल की तकरीर का बोल रहा हूँ। उस पूरी तकरीर के अंदर उन्होंने ये बताया कि हम गलत हैं, उन्होंने ये नहीं बताया करना क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, और जाते जाते ये बता दीजिए, आपने इंपीरियल की स्टडी का हवाला दिया, फिर आपने एक और भी स्टडी का हवाला दिया कि जिसके मुताबिक 82% पाकिस्तानियों की राय है कि इमरान खान साहब बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। या आप किस स्टडी? लास्ट मई के महीने में गैलप की हुई थी, और वो ओवरऑल वो नहीं थी असेसमेंट तमाम चीजों के बारे में, वो स्पेसिफिकली ये थी कोरोना के बारे में, क्या इसको ठीक हैंडल किया जा रहा है, क्या वफाकी हुकूमत ठीक हैंडल कर रही है। 82% ने कहा था हाँ। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। एक वफ़ा लेते हैं, और उसके बाद अब से कुछ देर बाद भी असद उमर साहब ने भी जिसका हवाला दिया वो ये कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर एक नई तर्ज का, एक स्मार्ट तर्ज के लॉकडाउन का आगाज़ होने लगा है। रात 12 बजे से लाहौर के मुख्तलिफ शहर जो है वो मुख्तलिफ इलाके जो है वो लाहौर शहर के वो बंद कर दिए जाएंगे, और बाकी सूबों में भी क्या सूरत हाल होगी कल से, ज़रा ये हम जानते हैं एक ब्रेक के बाद।
खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सिंध, और उसके बाद हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा भी मौजूद होंगे, हलीम आदिल शेख साहब। इमरान खान साहब, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब वो सिंध में है, तब वो कराची में है, अगरचे वो वज़ीर आला सिंध से बहरहाल वो नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन होने जा रहा है, सिंध में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी सईद गनी साहब से पूछेंगे, और कुछ और सवाल भी। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। जी वालेकुम। अच्छा, इमरान खान साहब कराची में हैं और वज़ीर आला सिंध से वो नहीं मिल रहे, या आप बता चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो अब ये बता दीजिए कि आप लोगों ने कोई अगर एफर्ट कर ली होती, लाइक वज़ीर आला सिंध ने खुद, हमने एक इंटरव्यू किया था उनसे कुछ अरसे पहले, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं हूँ पाबंद हूँ, बल्कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर आए तो क्या होता है, सीएम साहब रिसीव करने जाते हैं नहीं, पहले इस पर तबसरा कर दीजिए, दिखाइएगा जनाब। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नेक्स्ट टाइम कराची आएंगे तो आप उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे? प्रोटोकॉल के तहत मैं पाबंद हूँ, इसलिए कि एक प्रोटोकॉल वो जो क्या उसको रेड बुक कहते हैं, ब्लू बुक कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके तहत होता है कि जो शख्स भी जिस लेवल का जहाँ जाता है तो उसको कौन रिसीव करता है। मैं उसका पाबंद हूँ। आप जाएंगे रिसीव करेंगे? अगर वो कहेंगे कि कभी कभी मना कर दिया जाता है, हमें खुद कह रहे थे कि प्रोटोकॉल के तहत पाबंद हूँ, तो वो चले जाते फिर सीएम साहब। वसीम, मेरी सीएम साहब से तो बात नहीं हुई, लेकिन मैंने कहीं और से चेक किया तो मेरा ख्याल है कि शायद मना किया गया कि रिसीव करने ना आए। जी। वजह क्या बताई गई? नहीं, हमारा शायद ये ख्याल था कि चूंकि कोरोना की वजह से चाहते होंगे कि लोग ज्यादा ना मिलने आए। हाँ। तो मुझे तो जो बताया गया था वो तो ये था कि शायद गवर्नर साहब भी नहीं जाएंगे और सीएम साहब भी नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि शायद गवर्नर साहब गए थे। अब ये कि ये बात सही है कि मेरी अपनी भी राय मैं पूछूंगा पीटीआई के रहनुमा से कि जनाब वज़ीर आज़म साहब बड़े हैं, उनको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, मिलना चाहिए था, लेकिन चलें, वो उनसे सवाल करूंगा। आप कोई बाकायदा बाज़ाब्ता कोई दरख्वास्त कर दें, एक मुलाकात की एक मैसेज डाल दें ताकि हो जाए मुलाकात, तो अच्छा है। ज़ाहिर है इस सूरत हाल में कोऑर्डिनेशन जितनी ज़्यादा उतनी अच्छा है। लेकिन मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, आज का तो हमें अंदाजा नहीं था कि क्या मीटिंग्स होंगी, हमें बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, लेकिन अगर आज हम रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर वो कल मुलाकात होगी ना। तो कल तो हमारी सुबह कैबिनेट है, फिर उसके बाद बजट सेशन है, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब शायद तक्कर जा रहे हैं, वहाँ से वो लाड़काना जाएंगे, तो वहाँ से वो शायद वापस चले जाएंगे, या जिस तरह का उनका प्लान है। तो सुबह तो पॉसिबल नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहब बजट छोड़ दें और कैबिनेट की मीटिंग छोड़ दें और चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल लें। तो सीएम साहब भी कोई बाज़ाब्ता दरखास्त करने का इरादा आप लोग भी नहीं रखते? आप कह रहे हैं वक्त नहीं है, टाइम नहीं है बस? नहीं, मैं तो आपको रीजन बता रहा हूँ। कोई जाहिर है कि हमारा जो बजट सेशन है वो पहले से प्लान था, हमारी कैबिनेट मीटिंग पहले से प्लान थी, बजट से पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है जिसमें काबीना बजट की मंजूरी देती है, उसके बगैर असेंबली में वो जा नहीं सकता। तो ये कुछ लवाजमात हैं कानूनी और आईनी जो हमें पूरे करने हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब तो पहले से वो सारी चीजें प्लान थी हमारी। अब आज अगर वो आए थे और शायद रोका नहीं जाता तो सीएम साहब एयरपोर्ट चले जाते और उनको रिसीव कर लेते। अच्छा, अगली बात ये बताइए, अब ये लॉकडाउन होने जा रहा है पंजाब के कुछ इलाकों में, लाहौर के कुछ इलाकों में रात 12 बजे से। सिंध में ऐसा कुछ होने जा रहा है कि जनाब जिन इलाकों को हॉटस्पॉट तस्वर किया जा रहा है वो बंद किए जाएं? वसीम, हमने पहले भी जितने फैसले किए थे ना, वो हमने जो माहिरीन थे उनके साथ हम बैठते थे, फिर उनसे कंसेंसस होता था, तो मशावरत करने के बाद हम एक फैसले करते थे, हमने जो भी किए। सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये कहा कि तमाम सूबे वफाकी हुकूमत के फैसलों को फॉलो करने के पाबंद हैं। तो उसके बाद हम इस बात के पाबंद हो गए कि वजीर आजम साहब या फेडरल गवर्नमेंट जो फैसला करती है या एनसीसी में जो फैसला होता है उसको माने। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि ये एनसीसी में डिसीजन हुआ है कि नहीं हुआ है कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा। एनसीओसी का तो बता रहे हैं, लेकिन एनसीसी में शायद मेरे इल्म में नहीं हो। अगर पंजाब हुकूमत जो कि खुद इमरान खान साहब की हुकूमत है, अगर वो इतने इलाकों में लॉकडाउन करने जा रही है तो इसका मतलब जाहिर है खान साहब को इस पर एतराज नहीं होगा, तो फिर सिंध में आपको ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है? या आपने उनसे बाज़ाब्ता बताया है फेडरल गवर्नमेंट को कि सर हम ये इलाके लॉकडाउन करना चाहते हैं, आप इजाज़त दीजिए तो हम कर लें? ये किया आपने? नहीं, देखिए, मैं एक तो जो पॉलिसी होती है ना उसमें ज़रा एक एक इलाके का ऐलान तो नहीं किया जाता होगा, पॉलिसी ऐलान किया जाता है कि हमने पूरे मुल्क में ये पॉलिसी नाफिज करनी है। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एनसीसी के जो सेशन हुए हैं उसमें जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें तो ये कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। अब उसके बाद वज़ीर आज़म साहब क्योंकि अब तक कब कभी बैठते हैं, खिताब कर रहे होते हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, कोई बात कह देते हैं तो उसके ऊपर वो सारे पीछे लग जाते हैं कि ये हमने करना है। तो ये बात उन्होंने कही जरूर थी 1-2 दिन पहले, उसके बाद पंजाब ने शुरू कर दिया, सुना केसीसी कर रहा है या शायद इस्लामाबाद में भी कहीं उन्होंने किया है।
अब सिंध में मेरी राय वैसे जाती है, मुझे नहीं पता कि अभी गवर्नमेंट की सतह पर जब हम बैठेंगे तो क्या इत्तेफाक किस बात पे होता है। जी जी, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है ना, ये इफेक्टिव हो नहीं सकता आपके हालात में। जो नंबर ऑफ केसेस जितने बढ़ गए हैं ना, अब इसका कोई फायदा मुझे नजर नहीं आता। सही साहब, मसला नहीं कि फॉर एग्जाम्पल किसी शहर में औसतन, मैं मिसाल दे रहा हूँ बड़ा ओवर सिंप्लीफाई करके, किसी शहर में औसतन है कोरोना 10% मसलन, और उसी शहर में 4 लाख का आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि यहाँ तो बहुत अबव एवरेज कोरोना है 30%, तो कम से कम उसको सील करके आप बाकी इलाकों तक उसका फैलाव रोक नहीं सकते तो कम तो कर सकते हैं ना। और पहले आपने नोटिफिकेशन निकाला भी था कुछ इसी सील करने का। मैं अब आपके ही फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। पहले वाली बात मुख्तलिफ इसलिए थी कि पहले नंबर ऑफ केसेस कम थे और कई इलाके ऐसे थे जहाँ पे कोई केस नहीं था। ठीक है, आज हम आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो मेरी राय के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे केसेस नहीं है। हाँ, जाहिर है। तो अगर पूरे सूबे की बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क की कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जी हाँ, तो अब अगर कराची शहर के लेट से या पूरे सूबे के हम कुछ इलाके जिसको आप कह रहे हैं 30% केसेस वहाँ हैं, उसको सील कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ स्प्रेड नहीं होगा, वहाँ आप लोगों को बंद कर देंगे। लेकिन जहाँ 5% है, 10% है, 20% है, वहाँ कुछ नहीं करेंगे। और उन अगले 15 दिनों में जहाँ 10% है वो कहाँ जाएगा, जहाँ 5% है वो कहाँ जाएगा, जहाँ 20% है वो कहाँ जाएगा। सही है। तो नंबर ऑफ केसेस स्प्रेड वहाँ पे भी हो रहे होंगे, तो वो मैं नहीं समझता हूँ कि इफेक्टिव होगा। लेकिन आपने अगर इनको अब दूसरी तरफ आ जाए, अगर आपने इन हॉटस्पॉट इलाकों को लॉक नहीं किया तो जहाँ ऑलरेडी 30% है वो कहाँ जाएगा, और अगर लॉक कर दिया तो 30% इलाकों से अगर अदरवाइज 100 मरीज आने हैं तो लॉकडाउन से 20 मरीज आएगा तो अस्पतालों पर बोझ कम पड़ेगा। मैं तो लॉकडाउन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ तो बोल रहे हैं। मैं तो लॉकडाउन, हाँ, सिलेक्टेड लॉकडाउन के खिलाफ तो बोल रहे हैं। मैं जहाँ सिलेक्टेड लॉकडाउन जो है उसके खिलाफ इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद उतना इफेक्टिव वो नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको लॉकडाउन करना है तो आपको पूरे के पूरे शहरों में करना होगा, पूरे के पूरे सूबे में करना होगा, या पूरे के पूरे मुल्क में करना होगा। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी ओवर सिंप्लीफाइड स्ट्रेटेजी नहीं है कि जनाब किताबों में कहते बड़ा आसान था यार, या तो करो या तो ना करो, लेकिन ये कि अब हमें ऐसी दुनिया में रहना है जहाँ कोरोना भी है और लॉकडाउन भी नहीं है। चूंकि आप लॉकडाउन भी एक हद तक ही कर सकते हैं और कोरोना तो भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो बस ठीक है, जहां ज्यादा लगे वहां रोको, फिर यहां से रोको, भी ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ बड़ा ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं ना, ये बात आज से 3 महीने पहले बिल्कुल फिट बैठती थी, बिल्कुल ठीक था, जब हम कह रहे थे ना जहाज बंद कर दो, ट्रेनें बंद कर दो, बसें बंद कर दो, ताकि इसका स्प्रेड जो है वो रुके और दूसरी जो बाहर से आ रहे हैं केसेस वो आना बंद हो जाए। उस पर बदकिस्मती से हमारी बात किसी की समझ में नहीं, हर काम में ताखीर की गई और ताखीर के बाद उसका फैलाव ज्यादा हो गया। अच्छा, लॉकडाउन जब किया भी तो हाफ हार्टेडली हुआ। वज़ीर आज़म साहब रोज लोगों को उकसाते थे कि लॉकडाउन के ये नुकसान आते हैं या इनके लोग उकसाते थे, तो जो उसके मकासद थे या जो उसके फवायद हासिल हो सकते थे वो भी हमें हासिल नहीं करने दिए गए। अब ज़ाहिर है लोग बेजार होते हैं, लॉकडाउन 6 महीने के लिए तो नहीं हो सकता, वो एक मुख्तसर अरसे के लिए होता है, 2 हफ्ते होगा, मैक्सिमम 4 हफ्ते होगा या 5 हफ्ते हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब अगर इस वक्त आप बात करते हैं तो जिन इलाकों में 15 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे और जब उन इलाकों को खोलेंगे तो इस बात की क्या जमानत है कि उन इलाकों से लोग नहीं आएंगे जहाँ पे लॉकडाउन नहीं किया होगा। चले, ठीक है, पॉइंट आ गया, घूमता ही रहेगा। अच्छा, अब जरा सुनिएगा कि नबील कबूल साहब हमारे प्रोग्राम में पिछले दिनों ये कह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट भी लॉकडाउन को फैसला करने लगी है, जरा सुनाइएगा। हमारी कौम नहीं समझने वाली है, मैं आपको साफ बताऊं, ये जितने वायरस है कौम ने खुद अपने ऊपर जो है खुद अपने घर में लेकर आए हैं। अच्छा। हमारी कौम नहीं समझने वाली है, इसलिए सख्त से सख्त लॉकडाउन दोबारा लगना चाहिए। तो सिंध में करें ना, गवर्नमेंट सिंध में क्यों नहीं कर रहे? सिंध में वफाकी हुकूमत चंद दिनों के अंदर जो है सख्त से सख्त लॉकडाउन करने जा रही है, मोस्ट प्रॉब्ली 15 तारीख के बाद। नहीं, सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है, सिंध गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना। 15 जुलाई के बाद, 15 जून के बाद, 15 जुलाई के बाद, कहीं 15 जून के बाद। जी ये सही, ये क्या कह रहे थे नबील कबूल साहब? देखिए, एक बात उन्होंने कही ना कि वफाकी हुकूमत लगाने जा रही है और फिर उन्होंने आगे शासन हुकूमत। नहीं, वो तो उन्होंने करेक्ट किया अपने आपको, जब मैंने पूछा उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपसे इसका दूं, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हम इस बात के पाबंद हैं कि वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज को फॉलो करें, उसे हम एग्री करें या हम ना करें। शायद ये चीज ना होती तो हम कुछ मुख्तलिफ चीजें भी कर लेते। दूसरी बात जो नबील कपूर साहब कह रहे थे कि कौम हमारी नहीं समझ रही, मैं ये समझता हूँ कि अगर कौम का वज़ीर आज़म ही नहीं समझ रहा तो कौम का क्या कसूर है? अच्छा चलो ठीक है, बदकिस्मती तो प्रॉब्लम ये है। लेकिन अब आखिरी बात ये बता दें, अगर कंफ्यूज हो, क्लियर ना हो तो क्या करें? ठीक है, लेकिन बात नबील कपूर साहब ने भी यास्मीन राशिद साहबा वाली की, लेकिन खैर उनके अल्फाज का तयन में जरा अल्फाज का इस्तेमाल जरा नामुनासिब था यास्मीन राशिद साहबा का। एक बात और ये बता दें नबील कपूर, ये सईद गनी साहब, इस सूबे में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका क्या नाम होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे एक चेक रख सके
कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी एक हद तक तो बनाना ठीक है, लेकिन इस वक्त मुल्क में हेल्थ क्राइसिस है, ये अंधी नहीं लगी हुई कि बस जिसको जितना चाहे बस चार्ज कर दो, और वो अथॉरिटी अपना काम सही कर रही है या नहीं कर रही? हमारे पास हेल्थ केयर कमीशन है और उन्होंने अभी जब ये शिकायत बढ़ी हैं तो उस पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है, उनको नोटिस सर्व कर दिए हैं और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। ऐसी किसी कार्रवाई को आपने पब्लिक किया है कि जनाब इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ अनरियलिस्टिक प्रॉफिटेबल मार्जिन बनाने की वजह से ये कार्रवाई की गई है? अब मुझे ये देखना पड़ेगा पब्लिक किया है कि नहीं किया, लेकिन मेरे में ये जरूर है कि नोटिस इशू किए उन्होंने हॉस्पिटल्स को। आप बहैसियत नुमाइंदा सिंध हुकूमत मुतमईन है जिस अंदाज से प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज कर रहे हैं इस वक्त 2.25 लाख वेंटिलेटर का? मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए बदकिस्मती से हॉस्पिटल तो जो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें ना कि हमारे अगर मास्क की जरूरत पड़ी तो लोगों ने मास्क महंगी कर दी। अब अगर ये इत्तला भी आ रही है कि प्लाज्मा भी बेचा जा रहा है तो उसका आप क्या कर सकते हैं? मतलब ये अजीब सी एक, मैं समझता हूँ कि बेसिक की बात है। तो करना उसका भी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करना यूं तो आसान है ना कि आपको पता है ये 5 यूनिट से ये 5 बड़े अस्पताल हैं, मास्क तो मैं अपने तौर पे बेच रहा हूँ, अपने तौर पे बेच रहा है, उसको भी कंट्रोल तो करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियलिटी मुश्किल हो शायद। मैंने आपसे डिसएग्री नहीं किया, मैंने कहा कि उनको नोटिस इशू किए हैं, उस पर कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान में रखें कि अगर ये कोरोना जैसी सूरत हाल ना हो तो आप शायद ज्यादा हार्श एक्शन जो है ना वो कर सकते हैं हॉस्पिटल के खिलाफ, लेकिन इस वक्त जब आपको हॉस्पिटल्स की भी जरूरत है, बेड्स की भी जरूरत है, फैसिलिटीज को भी बढ़ाने की जरूरत है, तो ये तमाम चीजें मद्देनजर रख के कार्रवाई की जा सकती है। हम इस मौके पर किसी हॉस्पिटल को सील करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल चले। लेकिन गवर्नमेंट अपना मसल इस्तेमाल करके गवर्नमेंट कैन आस्क देम टू बिहेव। आई एम सॉरी इफ दीज आर हार्श वर्ड्स। मैंने आपसे कहा कि उनको हमने नोटिस इशू किए हैं और कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे और हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर हद तक जाएंगे। यार हमारी जिम्मेदारी भी है कि जो भी वो चार्ज करें वो जितने उनके अप्रूव चार्जेस होते हैं उसके मुताबिक। ठीक, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दोबारा हाजिर होते हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ कराची में। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर आपको नहीं लगता कि इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, बड़ी अच्छी बात है, और कल वो लाड़काना भी जा रहे हैं जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन इस वक्त कोऑर्डिनेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ऑप्टिक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात उनके शेड्यूल में नहीं है, होनी चाहिए थी आपके ख्याल में? वसीम, प्राइम मिनिस्टर साहब बाकायदगी से तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ कोविड के ऊपर मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या अदरवाइज, वो उनकी चल रही है ब्रीफिंग। अभी वजीर आला सिंध के साथ भी परसों ही उनकी कोविड के ऊपर बड़ी तफसीलन ब्रीफिंग हुई। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के साथ, क्योंकि तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ उन्होंने लाएमल तय करने के लिए एक इजलास बुलाया था, तो भी हुई। तो ही सरप्राइज ऑफ द सिचुएशन जो सारी चल रही है उसको सारा कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं उसको। सईद गनी साहब बता रहे थे अभी कि मना किया गया वजीर आला सिंध को कि आप एयरपोर्ट पर रिसीव करने की भी जहमत ना कीजिएगा, मत आइएगा। इसको जरा बेहतर अल्फाज में अगर डाल ले तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने इतने मासूमाना तरीके से कह दिया कि मत आइएगा, ऐसे नहीं कहा होगा। उन्होंने कहा मना किया गया जी, इसका मैं कोड एंड कोड मना किया गया। मुझे भी उन्होंने यही मैसेज आया था कि आप एयरपोर्ट ना आइएगा, क्योंकि वो फिर लंबा हो जाता है राज और उसके बाद लोगों को तकलीफ होती है, तो लिहाजा एयरपोर्ट ना आए। तो मैंने उनको गवर्नर हाउस में रिसीव किया। राइट, अच्छा, लेकिन ये गवर्नर साहब, ये तो बात ठीक है कि उनकी मुलाकात हुई और ये सारा कुछ, लेकिन जाहिर है हम देख रहे हैं कि बड़ी हिस्ट्री भी चलती आ रही है ना सिंध गवर्नमेंट और वफाक की और सारा कुछ। तो इसमें एज ए सेड कि ऑप्टिक्स की भी अहमियत होती है, तो एक अच्छा मैसेज ना जाए अगर पीएम साहब की एक मुलाकात हो सीएम साहब से, ताकि कम से कम मैसेज जाए कि भाई इस मामले पर वो रिवायती पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। देखिए, एक मुलाकात चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के साथ सजेस्ट की गई थी प्राइम मिनिस्टर की, और कल वजीर आजम हाउस में कॉल की है मिनिस्टर हाउस से कि क्योंकि बजट इजलास हो रहा है, वो खुद और उनके चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो लोग हैं वो उसमें मसरूफ होंगे, लिहाजा एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दें या 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें इस विजिट को, ताकि वो मुलाकात और सारी चीज हो सके। तो उससे इम्प्रेशन ये लिया गया कि शायद ये ज्यादा मसरूफ होंगे अपने बजट में और मुलाकात नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उसे उस प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम से डिलीट कर दिया गया। ओके, और आखिरी बात, कल प्राइम मिनिस्टर लाड़काना जा रहे हैं, फिर वहीं से वापस चले जाएंगे? जी, प्राइम मिनिस्टर लाड़काना जाएंगे। लाड़काना में उन्होंने सास इमरजेंसी केयर सेंटर का दौरा एक करना है, नोटेबल से उन्होंने मुलाकात करनी है, और उसके बाद वो कुछ अपने जो भी ऐलानात उनके होंगे वो डेवलपमेंट के वो करके चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया गवर्नर सिंध इमरान खान साहब के दौरे के हवाले से बता रहे थे। आपने सिंध की सिचुएशन सुन ली,
कि लॉकडाउन के हवाले से वो क्या समझते हैं। पंजाब का भी आपने देख लिया, केपी और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है हम बात करते हैं। अजमल वजीर साहब एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर एंड स्पोक्स पर्सन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, लियाकत शाहवानी साहब स्पोक्स पर्सन है और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के, लियाकत शाहवानी साहब जी, और CCPO मौजूद हैं ताकि पंजाब का बता सकें जुल्फ़िकार साहब। तीनों का बहुत शुक्रिया ताकि हम जान सकें कि इस पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन के वाले सिचुएशन क्या है। तो अजमल वजीर साहब सर बताइएगा, KPK में भी क्या आप कुछ इलाके लॉकडाउन करने जा रहे हैं जहां पे लग रहा हो कि जनाब यहाँ कोरोना का मामला ज़रा सख्त है? बिल्कुल बदामी साहब, हम इस हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा चुके हैं। हमने कल भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सूबे के मुख्तलिफ अजला में हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में या किस तहसील में, इवन अगर किस टाउन में या किस यूनियन कौंसिल में भी हम पूरे सूबे में जहाँ पे हमें जो स्प्रेड है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है या जो नंबर्स है वो ज़्यादा आ रहे हैं कोरोना के, वहाँ पे हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा चुके हैं। और स्मार्ट लॉकडाउन की डेफिनेशन क्या है कि आप उस इलाके को सील कर देंगे और उस इलाके में मूवमेंट जो है वो किसी ठोस वजह के अलावा अलाउ नहीं करेंगे, यही है डेफिनेशन? देखिए उसका जो SOPs है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी तय किए हुए हैं, जहाँ पे इस किस्म के कोरोना का जो मसला हो जाता है या स्प्रेड होता है, उसके लिए वही SOPs जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर अमल दरामद हो। ठीक है सर। CCPO साहब जुल्फ़िकार साहब अस्सलाम वालेकुम, जी जरा दोबारा मिला लीजिए। लियाकत शाहवानी साहब, बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है? वहाँ भी आप कितना बलूचिस्तान अभी खुला हुआ है, कितना बलूचिस्तान बंद है? देखिए बलूचिस्तान में आज थर्ड स्मार्ट लॉकडाउन की एक्सटेंशन हमने की है टिल 30 जून, और इसमें ऑलमोस्ट सारे सेक्टर खुले हुए हैं सिवाय सरकारी और प्राइवेट दफातर, तालीमी इदारे, शादी हॉल है और कुछ सेक्टर ये बंद हैं। बाकी सब जो है खुले सुबह 9 से 7 बजे तक, और फ्राइडे को मुकम्मल लॉकडाउन होती है। मार्केट्स वगैरह खुली हैं बलूचिस्तान में? पूरे 1 महीना पूरा हुआ जी। पूरे बलूचिस्तान में मार्केट्स खुली नहीं है? पूरे बलूचिस्तान में जो है सुबह 9 बजे से 7 बजे तक मार्केट खुले रहते हैं। फ्राइडे को मुकम्मल लॉकडाउन होती है और स्कूल 15 जुलाई तक बंद हैं। अच्छा, अगर आप पंजाब की सूरत हाल जान लें। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। 12 बजे से आप कुछ इलाके लॉकडाउन करने जा रहे हैं लाहौर के, यानी अगर समझने के लिए तो आप तकरीबन कितना % लाहौर बंद करने जा रहे हैं कल से या आज रात 12 बजे से? जी इसमें बदामी साहब 32 क्लस्टर्स हैं जो तकरीबन 69 एरियाज को कवर करते हैं। ठीक है। और ये क्लस्टर्स हमने सिलेक्ट किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंस ऑफ केसेस, राइट, जो ये डिजीज के हैं उसकी बेस पे जिनमें राइजिंग नंबर था और टोटल नंबर ज्यादा था वो सिलेक्ट करके उन एरियाज को उनको हमने लॉकडाउन किया है और आज रात 12 बजे से बंद हो रहे हैं। और एज पर प्रीवियस जो हमारी लॉकडाउन की प्रैक्टिस थी इसमें अननेसेसरी मूवमेंट की इजाज़त नहीं होगी। सारी मार्केट्स जो हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बंद होंगी, सिर्फ ग्रोसरीज और मेडिसिन और इस तरह की चीज़ें जो नेसेसरी है वो खुली होंगी। रिमेनिंग सारी जो अननेसेसरी मूवमेंट है वो बंद हो जाएगी। तो ये इलाके जो अभी बंद करने जा रहे हैं 12 बजे से, ये खोलेंगे कब वापस? अभी 2 वीक्स का टाइम बदामी साहब दिया है। अच्छा। और फिर लेकिन इसको हम रीवैल्यूएट करेंगे डिपेंडिंग के केसेस का पैटर्न क्या आता है। अगर वो नीचे जाते हैं तो फिर इनको खोला जाएगा और वरना फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी भी एग्जामिन की जाएगी। अच्छा सही। ये पंजाब के बाकी इलाकों में भी है या सिर्फ लाहौर में? जी पंजाब के ये टोटल 8 जो बड़े शहर हैं जिनमें केसेस ज़्यादा हैं उनमें ये किया जा रहा है। और तमाम इस तरह के जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो जैसे बड़े शहर हैं जिनमें ज़्यादा डिजीज़ का इंसिडेंस है वहाँ पे ये कुछ अपने अपने एरियाज हर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट करके और उनमें ये लॉकडाउन जो है वो उन्होंने किए हैं आज रात से। तो ये जिस तरह मैंने कहा कि आप कोई अंदाजा बताते हैं कि ये कितना फीसद इलाका होगा मसलन ये पूरे सूबे का या पूरे शहर का कि जो बंद होना है? बहुत ही नेग्लिजिबल परसेंटेज ऑफ एरिया है या एक बड़ा एरिया? नहीं, लाहौर का ये अच्छा खासा एरिया इस तरह से होगा कि जैसे आप समझ लें कि DHA के फॉर एग्जांपल फेज 5 पूरा बंद होगा, फेज 1 पूरा बंद होगा, अस्करी 10 पूरा बंद होगा। इस तरह काफी बड़े बड़े एरियाज भी हैं जिनमें नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें तो शायद ये कोई मिलियन पॉपुलेशन या उसके करीब उससे कुछ कम जो है वो पहुंच रहा होगा। राइट। और अजमल वजीर साहब, पेशावर का तकरीबन कितना फीसद एरिया या पूरे सूबे का आप बंद कर चुके हैं अब तक स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कि जहाँ केसेस ज़्यादा हैं? देखिए बदामी साहब, पेशावर का कल भी कुछ एरिया को बंद किया गया है जहाँ पे वही हम उसको आदाद व शुमार को देख रहे हैं। जिस जगह में
कोई जगह हयाताबाद में है, कोई यहाँ अंदरूनी शहर भी है, मुख्तलिफ जगह हैं, सराउंडिंग में है पेशावर के। और ओवरऑल पूरे फिर हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो डिस्ट्रिक्ट पूरे सूबे में जहाँ पे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे हर जगह पे हमारी यही कोशिश है कि स्मार्ट लॉकडाउन होगा। और उसमें यही है कि जो SOPs है उसमें ग्रॉसरी और वही शॉप जो खुले होंगे, जो ज़रूरी खुर्द व नोश की चीज़ें, उन चीज़ों के लिए मेन मकसद ये कि इस वक्त जो ये वबा है जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है कि उससे अपने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। और शावानी साहब, ये बाकी इलाकों के लिए भी वार्निंग है बलूचिस्तान में? फिर मैं यही सवाल पंजाब के लिए पूछूंगा CCPO साहब से कि अब ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हम समझे गवर्नमेंट की तरफ से कि अब जहाँ जहाँ एहतियात नहीं होगी बस वो इलाका बंद होगा। अब जी बादामी साहब, हमने अप्रैल में ये प्रैक्टिस करके देखा। कोयटा को बाकी ज़िला के लिए हमने बंद कर दिया था और कोयटा के कुछ एरियाज़ हमने बंद किए थे। बाद अज़ां पूरे बलूचिस्तान में फिर लॉकडाउन हुआ। हमारे पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त 8,437 केसेस हैं, जिनमें 6,600 केसेस सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोयटा के हैं, जो कुल केसेस का 80% बनते हैं। इसके अलावा पिशीन 2.2% है, किला अब्दुल्ला 2.2%, जाफराबाद 2.1%, लसबेला 2% और बाकी बलूचिस्तान 1%, 0.5% और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक कोई कोरोना का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। टेस्टिंग की भी तो प्रॉब्लम होगी ना। बलूचिस्तान में टेस्टिंग स्पॉट्स कितने हैं पूरे बलूचिस्तान में? टेस्टिंग जो है हमारी 5 लेबॉर्ट्रीज हैं, 4 कोयटा में, 1 खुजदार में है। पूरे बलूचिस्तान की जो 80% टेस्टिंग कैपेसिटी है वो तो कोयटा में पड़ी हुई है ना। तो जो डेरा अल्लाह या डेरा मुराद जमाली में किसी को खांसी या बुखार हो रहा होगा तो वो थोड़ी आएगा कोयटा या खुजदार तक, क्या वो जाएगा कि यार मेरा नेजल स्वैप कर दो? तो इसका मतलब ये खतरा तो है ना कि असल नंबर से कहीं ज्यादा जी उनके सैंपल्स जो है कोयटा भिजवाए जाते हैं VTM में। पूरे बलूचिस्तान के तफ्तान में भी हमारा एक मोबाइल लैब मौजूद है। खुजदार में हमने रिसेंट इस्टेब्लिश किया है। हर एक डिविजनल हेडक्वार्टर में अगले 1 महीने में तकरीबन एक लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश होंगे। हमें और कोई इशू नहीं। PCR भी हम प्रोक्यूर करते हैं। NDMA ने भी कुछ हमें फराम की। HR का एक मसला है, टेक्निकल स्टाफ का मसला है। और दूसरा ये है कि पूरे बलूचिस्तान में कोई एक भी प्राइवेट लैब नहीं है। मैं आखिरी सवाल सर पंजाब के वाले साहब बता दें कि ये वन टाइम एक्शन है या बस ये आगाज है अभी और अब पॉलिसी है कि जहां जहां खिलाफ वर्जियों के बाद लॉकडाउन होगा वो इलाका पूरा? आप CCPO साहब है और इसमें हम इवैल्यूएशन करते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ केसेस एंड द इंसिडेंस ऑफ केसेस। तो जहां जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां ये एक्शन लिया जाएगा। राइट, बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पाकिस्तान की आपको सूरत हाल बता दें कि अभी है क्या लॉकडाउन के हवाले से और आने वाले दिनों में क्या होता है। अपना और अपने आसपास के लोगों का सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बशर्ते सेहत और सलामती और ज़िंदगी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।